हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल दिशा स्टडी पॉइंट में। और दोस्तों, कल का जो क्लास था प्राकृतिक आपदा वाला, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और फिर आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम भूकंप एवं सुनामी। भूकंप एवं सुनामी के बारे में अब हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, भूकंप पहले देखते हैं कि भूकंप आखिर होता क्या है। तो भूकंप पृथ्वी की आंतरिक हलचल के कारण भू सतह पर ऊर्जा तरंगों से अचानक हुए कंपन को भूकंप कहते हैं। यानी क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर वाले भाग में कुछ हलचल होती है और इसी हलचल के कारण जो पृथ्वी की ऊपरी सतह होती है उस पर ऊर्जा के जो तरंगे हैं उनसे अचानक उत्पन्न होने के कारण कुछ कंपन होता है और इसी कंपन को भूकंप कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं भूकंप का केंद्र। अगला टॉपिक है भूकंप का केंद्र। तो भूकंप का वह स्थान जहां से भूकंप आरंभ होता है भूकंप का केंद्र या फोकस कहलाता है। भूकंप का वह स्थान जहां से भूकंप बिल्कुल प्रारंभ होगा उसी को क्या कहेंगे, भूकंप का केंद्र कहेंगे या फोकस कहेंगे। ठीक है, अगला भूकंप का अधिकेंद्र। अब भूकंप का अधिकेंद्र क्या होता है इसको समझते हैं। तो भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वार्ध अर्थात भूकंप का जो केंद्र होगा उसके ठीक ऊपर भू सतह का वह स्थान जहां पर भूकंपी तरंगे सबसे पहले पहुंचती हैं अधिकेंद्र कहलाता है। ठीक है, एक बार और समझिए। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वार्ध यानी भूकंप का जो केंद्र है उसके ऊर्ध्वार्ध यानी बिल्कुल ठीक उसके ऊपर भू सतह पर या भू सतह का वह स्थान जहां पर भूकंपीय तरंगे सबसे पहले पहुंचती है उसे अधिकेंद्र कहते हैं या अधिकेंद्र कहलाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं भूकंप का प्रबंधन। अब भूकंप का प्रबंधन कैसे किया जा सकता है। तो पहला है पूर्वानुमान तकनीकी का विकास करना। भाई सबसे पहला प्रबंध क्या हो सकता है भूकंप के लिए। तो इसका पहला प्रबंध यही हो सकता है कि पहले क्या किया जाए कि भूकंप जब आने वाला हो तो उससे पहले ही ऐसे यंत्र को बनाया जाए कि ये ज्ञात हो सके कि ये भूकंप अब आने वाला है। ठीक है, उसके बाद दूसरा हेडिंग भूकंप रोधी इमारतें बनाना। अर्थात जो भी इमारतें बने वो भूकंप रोधी बने, मतलब इमारतें ऐसी बनाया जाए कि अगर भूकंप के हल्के फुल्के झटके भी आए तो उन इमारतों को कोई नुकसान न हो। ठीक है, और उसमें रहने वाले न सामान का नुकसान हो और न उस बिल्डिंग में उस मकान में रहने वाले लोगों को नुकसान हो। ठीक है, तीसरा है सुरक्षा बल तैयार रखना। और भूकंप के लिए क्या होता है भाई, भूकंप के लिए सबसे बड़ी जरूरी है कि सुरक्षा बल हमेशा ही एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही भूकंप की घटना सुनने को आए तुरंत सुरक्षा बल वहां बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए पहुंच सके। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सुरक्षा बल को हमेशा ही तैनात रखा जाए या तैयार रखा जाए। चौथा है सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों को सहायता करने के लिए तैयार रहना। अब जो सरकारी संगठन है या जो गैर सरकारी संगठन है वो हमेशा तैयार रहे कि जब भी भूकंप आए तो भूकंप से जो क्षति पहुँचे, चाहे वो लोगों को क्षति पहुँचे या सामान की क्षति पहुँचे, उन सब की भरपाई करने के लिए, उन सब को सही से फिर संचालित करने के लिए वो लोग अपना सहयोग दे, अपना सहायता करने के लिए हमेशा ही तैयार रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं। पहले यही देख लेते हैं भूकंपीय तरंगे। एक हेडिंग है भूकंपीय तरंगे। ठीक है, तो भूकंपीय तरंगे को पहले ही हम देख लेते हैं। तो जो भूकंपीय तरंगे होती हैं ये भूकंपीय तरंगे 3 होती हैं। ये भूकंपीय तरंगे कितनी होती हैं, 3 होती है। पहली पी तरंग, इसको प्राथमिक तरंग भी बोलते हैं या इसको अनुदैर्ध्य तरंग भी बोलते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी वेव।
ठीक है, एक बार और ध्यान से सुनिए। पहला जो तरंग होता है इसको पी तरंग बोलते हैं, अर्थात प्राथमिक तरंग बोलते हैं। इसको अनुदैर्घ्य तरंग भी कहा जाता है। और पी तरंग का मतलब पी का फुल फॉर्म होता है प्राइमरी वेव, ठीक है, और तरंग का वेव। समझ में आ गया। अब ये जो तरंग है ये सबसे पहले पहुंचती है, ये सबसे पहले पहुंचती है और जो इसकी गति होती है वो 8 से 12 किलोमीटर प्रति सेकेंड की होती है। ठीक है दोस्तों, अब एक बार और समझ लीजिए। पहली जो तरंग है पी तरंग, इसको प्राथमिक तरंग भी बोलते हैं, इसको अनुदैर्घ्य तरंग भी बोलते हैं, प्राइमरी वेव कहा जाता है इसको। यह सबसे पहले पहुंचती है तरंग, ठीक है, और इसकी जो गति होती है वो सबसे तेज गति होती है। इसकी जो गति होती है 8 किलोमीटर से 12 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। चलिए और दूसरा देखते हैं। दूसरा है एस तरंग, इसको द्वितीय तरंग भी बोलते हैं, इसको अनुप्रस्थ तरंग भी बोलते हैं और इसको सेकेंडरी वेव भी कहा जाता है, ठीक है। यह जो तरंग है यह ठोस में अच्छे से चलती है, ठीक है, और इसकी जो गति होती है ये पी तरंग की तुलना में कम होती है और ये 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से चलती है, प्रति सेकेंड की गति से चलती है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। तीसरा, ये तीसरा हो गया। तीसरा होता है एल तरंग। एल तरंग होता है ये सर्वाधिक विनाशकारी तरंग होता है, इसको धरातली तरंग बोलते हैं इसको। और जो ये एल तरंग है, एल का पूरा नाम होता है लव, तो इसको क्या बोलते हैं, लव वेव। और लव वेव क्यों इसका नाम पड़ा, क्योंकि इस तरंग के जो खोज किए थे उनका नाम था HD लव, इसीलिए इस जो तीसरी तरंग है इसका नाम पड़ गया एल तरंग, अर्थात लव तरंग। और जो इसकी गति होती है, इसकी गति सबसे कम होती है और जो इसकी गति होती है 1.5 किलो मतलब 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की इसकी गति होती है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये था भूकंपीय तरंगे। भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती हैं, 3, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने सुनामी वाले पे। अब आते हैं सुनामी पे। तो पहले ये देखते हैं कि आखिर सुनामी होता क्या है। तो सुनामी होता है समुद्र तल से आने वाले भूकंप के प्रभाव से उठने वाली ऊंची ऊंची लहरों को सुनामी कहते हैं। जब समुद्र तल से आने वाली जो भूकंप के प्रभाव होंगे और उन भूकंप के प्रभाव से जो उठने वाली ऊंची ऊंची जो लहरें होती हैं, इन्हीं लहरों को हम क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। और ये लहरें बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं जो समुद्र तटीय क्षेत्र होता है वहाँ पर, ठीक है। एक नोट समझिए, 26 दिसंबर 2004 को दक्षिण एवं पूर्व एशिया से लेकर बंगाल की खाड़ी तक सुनामी आई थी, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाई थी, ठीक है। चलिए अब जो सुनामी आती है, सुनामी के दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। तो सुनामी के जो दुष्परिणाम होते हैं वो पहला होता है कि तटीय इलाकों में भारी बर्बादी। जो समुद्र तट का जो इलाका होता है उसमें भारी बर्बादी हो जाती है, किसके कारण, तो सुनामी के कारण। तो पहला इसका दुष्परिणाम यही हुआ कि तटीय इलाकों में भारी बर्बादी होती है। उसके बाद दूसरा, नारियल वृक्षों का विनाश, क्योंकि नारियल के जो वृक्ष होते हैं वो समुद्र के तट पे होते हैं और जब भी सुनामी आती है तो जो नारियल का वृक्ष होता है ये सारा क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, मतलब इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, अर्थात नारियल के जो वृक्ष होते हैं इनका विनाश हो जाता है। तीसरा है पर्यटन दृष्टि से समुद्र तटों का विनाश। और जो पर्यटन दृष्टि जो समुद्री जो तट होता है जहाँ पर पर्यटक आते हैं घूमने के लिए, जो एक खूबसूरत जगह होता है, तो सुनामी आने के कारण वो जो जगह होता है वो क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, उसकी जो सुंदरता होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये भी बहुत एक बड़ा दुष्परिणाम होता है। इसीलिए तीसरा पॉइंट है कि पर्यटन की दृष्टि से समुद्री तटों का विनाश, ठीक है। अब उसके बाद चौथा है समुद्र तटीय
इलाकों में मिट्टी का अपरदन। और जो समुद्र का जो समुद्र तटीय जो इलाका होगा, जो समुद्र से सटा हुआ जो इलाका होगा, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ की मिट्टी का क्या हो जाएगा, अपरदन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सुनामी आएगी, जो सुनामी आती है वो बहुत तेज़ गति से आती है और उसके कारण जो वहाँ की मिट्टियाँ होती हैं उसका क्या हो जाता है, अपरदन हो जाता है। ठीक है, उन मिट्टियों का अपरदन हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला हेडिंग देखते हैं भाई, सुनामी का प्रबंधन। अब ये सुनामी है, सुनामी का प्रबंधन कैसे किया जा सकता है? तो सुनामी का प्रबंधन करने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि मजबूत तटबंधों का निर्माण किया जाए। यानी जो समुद्र तटीय इलाका है और जो वहाँ के बांध हैं उनको मजबूती से बनाया जाए, ताकि जब सुनामी आए तो उसका प्रभाव दूर तक ना जाए और उस बांध से ही टकरा करके रह जाए। ठीक है, तो पहला प्रबंधन ये किया जा सकता है। दूसरा, बंदरगाहों पर ऊंचे बांधों का निर्माण करना है। जो बंदरगाह है वहाँ क्या करना होगा, तो ऊंचे ऊंचे बांधों का निर्माण करना होगा, जिससे कि बंदरगाहों को जो क्षति पहुँचता है ये बच सके। ठीक है, तो बंदरगाहों पर ऊंचे ऊंचे बांधों का निर्माण करना। तीसरा, लोगों को प्रशिक्षण देना। लोगों को प्रशिक्षण देना कि जब सुनामी आएगी तो उस समय लोगों को उस सुनामी से बचने के लिए क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके संबंध में क्या किया जाए, तो प्रशिक्षण दिया जाए। किसको? तो जो समुद्र तटीय क्षेत्र है वहाँ के जो लोग हैं, जहाँ पर सुनामी के प्रभाव दिखाई देते हैं, वहाँ के लोगों को अच्छे से प्रशिक्षित किया जाए, ताकि सुनामी के समय वो अपनी सुरक्षा, अपने सामानों की सुरक्षा आसानी से कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो ये जो अपना टॉपिक था भूकंप एवं सुनामी, यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ जी दोस्तों, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।